10 नंबर प्रॉपर्टी क्या है? एग्जांपल से देखिए बेहतर आएगा समझ में। पहले एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे मान के चलिए बाबू ए बी सी एक्स वाई जेड 1 2 3 देखिए ये एक डिटरमिनेंट है 3 कोटि का है ना। और 10 नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि यदि किसी भी एक पंक्ति को अब बढ़ सके बाबू, अगर किसी भी एक पंक्ति को आप चाह रहे हैं कि इसको और इससे क्या करें, पास करवाएं। पास करने का मतलब समझते हैं, जैसे आप वहां बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपसे क्या हो जाए, पास हो जाए। मतलब क्या, आप वहीं पे हैं और आपके बगल से हम क्या कर दें, गुजर जाए, चले जाए। तो कहने का मतलब कि ए बी सी को, ए बी सी अभी क्या है बोलिए तो, अभी पहला कॉलम है, यानी पहला क्या है, स्तंभ है, और आप चाह रहे हैं कि इसको पास करना है किससे, दूसरा कॉलम से और तीसरा कॉलम से। आप ए बी सी को यानी पहला कॉलम को आप जितना कॉलम से यानी दूसरा तीसरा चौथा से यानी जितना कॉलम से पास करिएगा उतना ही माइनस से पूरे सारणी में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि ए बी सी को हम चाह रहे हैं कि एक्स वाई जेड से पास कर दे, मतलब इसको ये वाला यहीं पे है, इसको यहाँ से पास कर दिए तो बोलिए आगे जो डिटरमिनेंट बनेगा उसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से। अभी दोनों से पास कर दिए तो कितना हो जाएगा, 2 का माइनस से गुणा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए बी सी को पकड़ के, ए बी सी को पकड़ लिए, इसको पकड़ के ये दोनों से पास कर दिए तो 2 को बोलिए 2 को स्तंभ से पास कर दिए, तो बोलिए कि पूरे डिटरमिनेंट में क्या को माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को माइनस से। नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। अप्लाई, अप्लाई मतलब समझते हैं, लागू करना। अप्लाई मतलब लागू होता है। हम क्या लागू करने जा रहे हैं बाबू कि C1 इज पासिंग ओवर C2 एंड C3। इसका मतलब नहीं समझे आप लोग, हम अंग्रेजी समझ में नहीं है ना, समझिएगा ना, आप समझिए। पासिंग मतलब क्या, पास मतलब पास होता है ना, ओवर कर देना उसको। तो कहने का मतलब क्या, हम C1 को पास कर रहे हैं किससे, C2 से एंड C3 से। बोलिए इसको पकड़ के ये दोनों से पास करिएगा, इसको डिटरमिनेंट के बाहर लिखिएगा नहीं, ये और ये अपनी जगह पे रहेगा, इसको पास करके शिफ्ट कर देना है आगे इसके। तो शिफ्ट करिएगा आगे तो पता है क्या हो जाएगा, ये और ये तो जेम करते रहेगा। बोलिए एक्स वाई जेड जेम करते रहेगा तो ये एक्स वाई जेड जेम करते रहेगा। ये 1 2 3 भी क्या रहेगा, 1 2 3 भी क्या रहेगा, जेम करते हैं। इन दो, ये दोनों जो है जेम करते हैं, इन दोनों से आप किसको पास कर रहे हैं, इसको पास कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। अब इतना पे खुशी मिलेगा आपको, सही है, नहीं खुश करने का जरूरत नहीं है। आप जरा गौर से देखिए कि ए बी सी पहला जो स्तंभ है इसको आप कितने स्तंभ से पास किए हैं, 2 स्तंभ से। तो इस पूरे में, पूरे सारणी में कै गो चिन्ह से मल्टीप्लाई, कितना ऋणात्मक चिन्ह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। लगता है नहीं समझ में आया, ऐसा लास्ट में प्लस से आ जाएगा। लेकिन लिखना जरूरी है कि आप मतलब कितना पंक्ति से या कितना स्तंभ से क्या किए हैं, पास किए हैं। आया समझ में। कहने का मतलब क्या होगा, हम उसमें तो कहने का मतलब ये होगा बाबू कि आप कोई भी अगर डिटरमिनेंट रहेगा और उस डिटरमिनेंट के किसी भी एक पंक्ति को या किसी भी एक स्तंभ को आप बोलिए एक स्तंभ से आप पास करिएगा तो पूरे सारणी में ऋणात्मक चिन्ह एगो, 2 से पास करिएगा तो 2 गो, 3 से पास करिएगा तो 3 गो, 4 से पास करिएगा तो 4। ऐसे समझ में। जैसे मान चलिए कि लाइन में 4 लोग बैठे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं। अब मान चलिए कि हम रास्ते से गुजर रहे हैं, तो बोलिए 4 लोगों से पास कर गए, तो नहीं बोलेगा कि 4 लोगों से क्या हो गए, पास हो गए, उन लोगों से गुजर गए। उसी प्रकार से भी है, तो ए बी सी जो है ये कितने जो है, ए बी सी क्या है, ये पहला कॉलम है, ए बी सी जो पहला कॉलम है ये कितने कॉलम से कितने स्तंभ से पास हुआ है, 2 से। देखिए एक्स वाई जेड ये दूसरा कॉलम है और 1 2 3 क्या है, ये तीसरा कॉलम है, 2 से पास हो गया। तो
इस पूरे सारणी के यानी पूरे डिटरमिनेंट में कई गो ऋणात्मक चिन्ह हो जाएंगे बाबू? 2 गो। अगर 1 से पास किया रहा था तो 1, 2 गो से है तो 2, 3 गो से पास कर रहा है तो 3। इसमें 3 गो से नहीं होगा, 3 गो से कैसे होगा? 3 बार 4 बाई 4 करेगा तो हाँ हो सकता है, आप समझ में। अच्छा 3 बाई 3 करेगा तो कैसे कर सकते हैं? 4 बाई 4 करेगा तब ना कर सकते हैं। 4 बाई 4 करेगा तो 3 से पास करवा सकते हैं, नहीं समझे? 2 बाई 2 करेगा तो कोई 1 से पास करवा सकते हैं, नहीं? 2 बाई 2 करेगा तो 2 को कैसे पास होगा? सोचिए केवल 1 ही तरह पास होगा, कहीं दिक्कत है। यानी कहने का मतलब एक एगो से पास होएगा तो 1 माइनस, 2 गो से पास होएगा तो 2 माइनस, 3 गो से पास होएगा तो 3 माइनस। समझ में आया? यही तो बात है। चलिए समझ क्या है पहले एग्जांपल से देखिए मैथ को कैसे समझ में आता पता है? क्वेश्चन से समझ में आता है। अरे समझिए पहले हम एग्जांपल करके समझाते हैं। जैसे देखिए a प्लस b c प्लस d e प्लस f, इसके बाद x y z 1 2 3, ये आप हमको बताइए आप लोग क्या ये डिटरमिनेंट है? तो 11 नंबर प्रॉपर्टी क्या है? आप कुछ इस डिटरमिनेंट में कुछ अलग नहीं लग रहा है, अलग कुछ अलग लग रहा है कि जो पहला रो है ना यानी पहला जो पंक्ति है इसका जो अवयव है ना ये 2 पदों के योग के रूप में है। इसमें देखिए इसमें एगो पद यानी सिंगल पद है यानी सिंगल टर्म है, नहीं जी? लेकिन पहला जो पंक्ति है इसमें सिंगल पद नहीं है, 2 पद है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि दोनों पद योग के रूप में है, नहीं जी? ये सिंगल पद है। अब पहला जो इसमें पंक्ति है, अब पहला पंक्ति का जो अवयव है इसमें 2 पद है और दोनों पद किसके रूप में है? दोनों योग के रूप में, जोड़ के रूप में है, मतलब जोड़ के रूप में, योग के रूप में है। तो योग के रूप में रहेगा यानी कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि अगर कोई डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट का कोई सा भी एगो पंक्ति या कोई सा भी एक स्तंभ अगर जो 2 पदों के योग के रूप में या 3 पदों के योग के रूप में रहे तो उसको हम लोग 2 पदों का रहेगा तो 2 पदों के डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। 2 मतलब 2 डिटरमिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं। 3 पद का रहेगा तो 3 डिटरमिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं। 4 पद योग के रूप में रहेगा तो 4 डिटरमिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं। आप जरा बताइए ये जो डिटरमिनेंट दिया गया है यानी पहला जो रो है इसमें 2 पदों के योग के रूप में, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? इसको क्या कर सकते हैं? 2 डिटरमिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये 2 पदों के योग के रूप में रहेगा तो 2 डिटरमिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब 3 पदों का योग रहेगा तो 3 डिटरमिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं। 4 पदों का रहेगा तो 4 पदों के डिटरमिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए 2 पदों है, अब कैसे लिखिएगा उसको देखिए। ए बी है ना, ए बी में आप बताइए ए बी में पहला एलिमेंट कौन है? ए, इसमें पहला सी, इसमें पहला ई। तो 2 पदों का रहेगा उसमें जो पहला अवयव रहेगा ना तो पहला डिटरमिनेंट में और दूसरा अवयव जो बच जाएगा उसको कहाँ लिखिएगा? दूसरा डिटरमिनेंट में। नहीं समझे? तो बोलिए पहला अवयव कहाँ लिखिएगा? ए सी ई को पहला डिटरमिनेंट में हो गया। अब बोलिए बी डी एफ को यानी बी डी एफ को कहाँ लिखिएगा? दूसरा डिटरमिनेंट में। इन दोनों ये वाला जो बच गया ना यानी R2 और R3 बच गया उसको दोनों में लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x y z, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी x y z, इसमें भी 1 2 3। लग रहा है इसमें समझ गया सर। अब एक और एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अब एग्जांपल नंबर सेकंड बताते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड क्या है? ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसके बाद ई प्लस एफ ई प्लस एफ प्लस जी, इसके बाद 1 2। ये भी एक डिटरमिनेंट है कि नहीं बाबू? 2 बाय 2 का। आप कहीं 4 बाय 4 का है जी?
नहीं, ये वाला a प्लस b प्लस c एक अलग पद है, एक पद है। तीन को अवयव मिला है लेकिन जोड़ के रूप में तो एक पद है। ये भी क्या है, एक ही पद है। इसको बोलेंगे 4/4 का है। ये मत लिखिएगा तो 1 2 3 4 ऐसे लिखिएगा, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये 2/2 का है, 2/2 का डिटरमिनेंट है और 2/2 का डिटरमिनेंट है। लेकिन इसमें कुछ खास बात है। खास बात ये है कि आप जरा गौर से देखिए, ये वाला ये पहला ये क्या है, कॉलम, ये पहला स्तंभ है। अब पहला स्तंभ का जो अवयव है वो क्या है, तीन पदों के योग के रूप में। नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे देखिए इसका जो पहला अवयव है, देखिए दूसरा जो कॉलम है, दूसरा जो यहाँ पे स्तंभ देख रहे हैं, इस सिंगल पद है, एक ही एगो पद है। लेकिन इसमें देखिएगा तो ए बी सी तीन गो पद है, लेकिन तीनों पद क्या है, जोड़ के रूप में। इसमें भी तीन गो पद है लेकिन तीनों पद क्या है बाबू, जोड़ के रूप में। अभी क्या बताया है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट का कोई अगर एगो पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ अगर दो पदों के योग के रूप में रहे, तो अभी देखिए क्या है, उसको दो गो डिटरमिनेंट के योग के रूप में ले सकते हैं और तीन को पदों के योग के रूप में। तीन पद को तो नहीं समझते हैं, टर्म जो अवयव होता है, एलिमेंट होता है, तो तीन पदों के योग के रूप में रहेगा। तो इसको भी कैसे लिखिएगा, तीन डिटरमिनेंट के योग के रूप में। तो पहले तो आप क्या करिए, तीन को डिटरमिनेंट लिखिए, एक को डिटरमिनेंट प्लस फिर दो गो प्लस फिर दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब दरबार से देखिए, अब बोलिए इसको अब क्या बताए हैं, क्या करिए ए और ये कहाँ रहेगा, पहला में तो ऐसे लिखिए, ए बी सी ऐसे लिखिएगा, कॉलम वाइज है। ए ये कहाँ लिखिएगा, ए ई यहाँ पे और इसके बाद बी एक कहाँ आएगा, बी दूसरा बी में, यहाँ पे। बोलिए सी जी तीसरा में, सी जी कहाँ आएगा, बोलिए सी जी यहाँ पे आएगा। इसके बाद बताइए इधर सी जी यहाँ पे आएगा। अब बोलिए क्या करें, एक सब में वन यहाँ पे, इसमें भी वन यहाँ पे, इसमें भी वन। लगता है नहीं समझे, आसान है सर। आपको देखने वाले हैं और इसका सारा क्वेश्चन देखेंगे। और आप अच्छा से प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, तो आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, सबका सम बन जाएगा। चलिए देखिए देखते हैं, कह रहा है कि बिना प्रसरण किए, मतलब इसको विस्तार नहीं करना है, यानी इसको एक्सपेंशन या एक्सपेंड नहीं करना है। जो सवाल दिया गया है पर इसका प्रसरण नहीं करना है, पर कि बिना मतलब बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। पहले का मतलब ये होगा कि जो सवाल जो नीचे दिया गया है ना, इसका जो इसको सिद्ध करना है, लेकिन कैसे सिद्ध करना है, प्रॉपर्टी का यूज करके, यानी गुणधर्म का प्रयोग करके। अगर जो मिस्टेक से आप क्या किए, क्वेश्चन अच्छा से नहीं पढ़े, अब पता चला कि लैप्लास से बना दिए, सरल से बना दिए, और जो बोल रहा था वो काम कर में रही कि आपको नंबर नहीं मिलेगा। अरे समझे, यानी जो बोलेगा वही काम करना है। और कुछ भी नहीं बोलता है आप सरल में अप्लाई कर दीजिए, और नहीं तो क्या करिए, लैप्लास रूल अप्लाई कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है जो नीचे सवाल लिखा गया है उसको कह रहा है कि बिना क्या करना है, प्रसरण नहीं करना है, यानी बिना प्रसरण किए सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके, यानी जो भी सारणी का गुणधर्म होता है, गुण होता है, रूल होता है, नियम होता है, उसका प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है कि नहीं है। आपको दिखाना है कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है। आप समझे, तो हम क्या करते हैं, और कभी भी बाबू सवाल आए तो आप क्या करिएगा, इसमें सोचना पड़ता है, बिना सोचे ऑब्जर्व करिए कि क्या करें। अभी जीरो है तो आप जरा सोचिए इसको जीरो बनाना है ना, तो बताइए आप जीरो बनाने के लिए आपके पास कै गो प्रॉपर्टी पड़े हैं, आप 3 गो। याद करिए, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर जो वैसा सारणिक जिसका कोई भी एक अवयव, जिसका कोई भी एगो पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ अगर क्या हो जीरो, तो सारणी का मान जीरो। ज्यादा नहीं सोचना है, हमको जीरो, इसको बाबू हमको जीरो बनाना है ना, नहीं समझ पा रहे हैं, इसको सिद्ध करके हमको जीरो लाना है। तो जीरो लाना है, तो जीरो लाने के लिए हमारे पास कितना गुण है, 3 गुण। पहला गुण क्या है, बोले किस गुण से जीरो आता है,
पहला गुण क्या है कि यदि किसी डिटरमिनेंट का कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ का सबका सम अवयव क्या हो जीरो, तो सारणी का मान जीरो। और दूसरा क्या है कि अगर कोई सारणी है और उसका दो गो पंक्ति या दो गो स्तंभ एक समान हो तब जीरो। और तीसरा अगर एपी में रहेगा तब जीरो, एपी में रहेगा तो जीरो नहीं है, दोनों का मान अंतर एक जैसा हो। हाँ एपी हाँ, तो ये दूसरा नंबर पे हो जाएगा। कैसे? हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए कुछ भी कर लीजिए जीरो आएगा, जोड़िए घटाइए तो जो जीरो आएगा। अच्छा बताइए तीसरा कहीं तो तीसरा तो एपी है नहीं है, लेकिन दूसरा पे फिट बैठ रहा है। हम दो गो पंक्ति या दो गो स्तंभ को एक समान कर सकते हैं, और जब दो गो पंक्ति या दो गो स्तंभ एक समान हो जाएगा तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। हमको जीरो नहीं दिखाना है तो सोचना तो पड़ेगा, हम कुछ भी कर ले बाबू। हम मेरे करने से या मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक से आप खुद से नहीं ट्राई करिएगा, खुद से नहीं बनाइएगा तो आपसे कुछ क्या, आप छाप के समझ जाइएगा, आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। और खुद से सोचिए। अरे सुनिए चलिए हम क्या कर रहे हैं बाबू कि अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई क्या करने वाले हैं कि हम R3 को हम क्या कर रहे हैं बाबू चेंज कर रहे हैं। ये चेंज का सिंबल है ना, हम R3 को चेंज कर रहे हैं। और आपको पता है कि जिसको चेंज करते हैं उसके बगल में कुछ भी कर लीजिए, उसको बगल में लिख रहा है कि हम जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें से हम क्या करें। देखिए तो ये R3 है ना, C3 को क्या कर रहे हैं बाबू चेंज कर रहे हैं, हम ध्यान देते सॉरी C3 को चेंज कर रहे हैं। जरा देखिए बाबू x प्लस a है C3, x प्लस a में से C2 क्या है a है, C3 जो है वो क्या है बाबू आपका x प्लस a। C3 में से C2 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा x नहीं बचेगा। देखिए x प्लस a में से जब a घटेगा तो क्या बचेगा x बचेगा। अब बोलिए y प्लस b में से b घटेगा तो y बचेगा। अब बोलिए z प्लस c में से c घटेगा तो z, यानी कॉलम 3 में क्या बच रहा है x y z, यहाँ पर भी x y z, तो दोनों कॉलम बराबर है कि नहीं, C1 और C3 बराबर, तो सारणी का मान जीरो। हाँ तो वो वही रूल अप्लाई करते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं इसमें, हम C3 को चेंज कर रहे हैं। और C3 को कैसे चेंज करते हैं, आपको पता है कि हम जिसको चेंज करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, उसी के बगल में लिखते हैं। हम जिसको चेंज करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, उसके बगल में। आज C3 को कैसे करें, C3 माइनस C2 नहीं, C3 माइनस C2। आप जरा बताइए बाबू कि आप किसको चेंज कर रहे हैं, सॉरी इसको चेंज कर रहे हैं, यही C1 है तो इसको क्या करिए x y z j करके लिखिए। आप C2 को चेंज कर रहे हैं, आप इसको चेंज कर रहे हैं नहीं, क्या हो जाएगा a b c। आप इसको बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। कैसे, इसी में से किसको घटा रहे हैं C2 को, नहीं लग रहा समझ में आ रहा है। C3 ये है और C3 में से C2 घटा रहे हैं। अब घटाइएगा तो बारी बारी से ना घटाइएगा, अब इसको इससे घटाइए तो बोलिए x प्लस a में से a घटाइएगा तो क्या बचेगा x, y प्लस b में से b घटेगा तो y, बोले z प्लस c में से घटेगा तो z बचेगा। अब जरा बताइए आप प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं, तो अगर कोई डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट का कोई भी दो स्तंभ या दो पंक्ति एक ही जैसा हो या बराबर हो, आइडेंटिकल हो, उस डिटरमिनेंट नंबर कितना होता है जीरो। हम जीरो नहीं लाते हैं, वैसे नहीं हो सकता है उसको दो पार्ट में तो और ही हो जाएगा। देखिए वो एक बात बोले ना, आप बाइक चलाना जब सीख जाते हैं आप स्पीड क्या पैसा लेके चलिए ना, क्या दिक्कत है, इधर हवा वाले इसको बोल रहे हैं ना। हां एक और नियम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं। C1 को चेंज करें कैसे, अब जरा देखिए बाबू C1 में C2 जोड़ दीजिए। देखिए अभी बाबू C1 है ना, C1 में C2 जोड़िए तो क्या हो जाएगा x प्लस है, इसमें जोड़िए तो y प्लस b, z प्लस c, ये और ये बराबर तो जीरो। हां ऐसे और भी हो सकता है। हां अच्छा बोले C1 देखिए C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 अप्लाई करिएगा। जरा देखिए इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज कर रहे हैं। आप सर जी बोलिए थे कि बाइक के पैसे तो लॉरी काटिए चाहे कोई। अरे सुन देखिए x देखिए इसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन
कैसे इसमें इसको जोड़ रहे हैं हाँ। बोलिए x में a को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस a इसमें इसको y जोड़िएगा प्लस b y प्लस b इसमें इसको जोड़िएगा z प्लस c z प्लस c इसको कुछ कर रहे हैं नहीं क्या हो जाएगा X a b c इसको कुछ कर रहे हैं क्या हो जाएगा y प्लस b कहां से सॉरी x प्लस b ना x प्लस a सही बाबू x प्लस a y प्लस b z प्लस c तो बोलिए कॉलम 1 और कॉलम 2 बराबर है ऐसा ये और हो जाएगा तो हाँ, गलती है एक हवा यूज किया है आपका भी ठीक है ठीक है ना कैसे समझ में असलम जी बोलते थे लहरिया काट काट आप हम जिस बनाए वैसे बनाए। ऐसा जी शुरू से चलेंगे हाँ कहीं भी दिक्कत है तो बताइए a माइनस b और फिर क्या है b माइनस c माइनस a फिर क्या बाबू b माइनस c और c माइनस a और a माइनस b c माइनस a माइनस b और b माइनस c चलिए खुश रहिए ठीक है देखो क्या करने वाले हैं इसको समझिए दूसरा देखिए तो क्या हो कोई बोल ही जाएगा अच्छा दूसरा दूसरा सवाल क्या है बाबू आप जरा सोचिए इसको ऑब्जर्व करिए और सोचिए कि हमको जीरो लगाना है ना यस सर जीरो लगाना है तो हम क्या करें हम क्या इसमें अप्लाई करें कि जीरो आ जाए जीरो बोलिए कितने प्रॉपर्टी से आता है 3 प्रॉपर्टी से Yes, sir. पहला प्रॉपर्टी क्या है कि कोई एक पंक्ति है का सम जीरो और नहीं तो क्या दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कोई दो पंक्ति या दो का सम एक ही जैसा हो जाए तो जीरो यस सर और नहीं तो क्या हो जाए सारा का सारा पंक्ति क्या हो जाए सारा का सारा पंक्ति क्या हो जाए एपी में और नहीं तो सारा का सारा सम क्या हो जाए एपी में तब जीरो तो जरा सोचिए कि हम क्या करने जा रहे हैं बाबू R1 को अप्लाई करने जा रहे हैं अप्लाइंग क्या अप्लाई करने जा रहे हैं बाबू R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 आप सर जी ऐसा काहे किए जरा देखिए R इसको चेंज करिए अगर ये R1 जीरो आ जाएगा तो पूरे डिटरमिनेंट का मान जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा नहीं हो जाएगा R1 का पूरा ये जीरो तो पूरे डिटरमिनेंट का मान जीरो नहीं आ जाएगा जरा देखिए इसको ऐसा को जोड़ रहे हैं यानी R1 R2 और R3 को जोड़िए बोलिए तो A माइनस B और B माइनस C और C प्लस C को जोड़िए तो बोलिए माइनस B प्लस B खत्म माइनस C प्लस C खत्म प्लस A माइनस C खत्म जीरो जीरो हो जाएगा ये भी जीरो ये भी सब रेट लीजिए जीरो यानी आप जरा बाबू आप क्या देखेंगे कि हम इसको बदल रहे हैं इसको चेंज कर रहे हैं कैसे बदल रहे हैं R1 R2 और R3 को जोड़ रहे हैं बोलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा जीरो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा जीरो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा जीरो नहीं हो जाएगा जीरो यस सर हो जाएगा आप जरा देखिए आप R2 को और R3 को चेंज कर रहे हैं नहीं तो इसको जेम करके लिख दीजिए कितना हो जाएगा B माइनस C माइनस A माइनस B C माइनस A माइनस B और B माइनस C इक्वल टू कितना जीरो आप जीरो क्यों बोले हैं कि अगर कोई डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट का कोई एगो पंक्ति या कोई एक सम जीरो तो उस डिटरमिनेंट का मान भी कितना जीरो तो हमको जीरो लेना था मतलब यहाँ पे एलएचएस हम दे सकते हैं एलएचएस लेके चल रहे हैं तो कहां पड़े एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस मतलब क्या हेंस बाबू समझ में आया कि नहीं बताइए तो आज के लिए ट्राई कर देते हैं और आगे आप ट्राई करिएगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा ट्राई करिएगा घर पे ना ट्राई करिएगा तो आज के लिए ट्राई कर देते हैं